हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लक्ष्मीकांत को वन बाय वन लाइन बाय लाइन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऑलरेडी इसमें फंडामेंटल राइट्स शुरू कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 7 ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। एंड सेकंड चीज़, हम इसमें राइट टू इक्वालिटी भी कर चुके हैं। राइट टू इक्वालिटी डेट कम्स अंडर द आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। उसके बाद जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। एंड राइट टू फ्रीडम कम्स अंडर द आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम शुरू करने से पहले हमने लास्ट क्लास में डैट इज राइट टू इक्वालिटी में हमने क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी में टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। इसमें जो आर्टिकल 14 है ये क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर किसी के लॉस की इक्वल प्रोटेक्शन की जाएगी और हर किसी के लिए जो ग्राउंड है वो सेम रखा जाएगा। इक्वल के लिए इक्वल वाला ग्राउंड रखा जाएगा एंड अनइक्वल पर्सन के लिए अनइक्वल ग्राउंड रखा जाएगा। इक्वल्स एंड अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, जिसको हमने बोला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारा यूएसए से ड्राइव्ड है। एंड प्लस जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हमारा ब्रिटेन से ड्राइव हुआ था। दिस इज अ नेगेटिव वन एंड द यूएसए कॉन्सेप्ट इज अ पॉजिटिव वन। हमने दोनों ही लिए हैं जहाँ तक हमने दोनों ही लिए जहाँ तक वो हमें ठीक लगे। उसके बाद आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये बोलता है, आर्टिकल 15 ने कुछ ग्राउंड्स डिसाइड किए और उन्होंने कहा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इन्होंने कहा कि कुछ ग्राउंड्स डिसाइड किए गए। ग्राउंड्स में रिलीजन आ गया, रेस आ गया, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था। आर्टिकल 16 में हमने क्या पढ़ा था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। इसमें रेजिडेंस भी इन्वॉल्व था। आर्टिकल 2 में हमने एबोलिश किया अनटचेबिलिटी को, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पढ़ा हमने, अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 में हमने एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स पढ़ा। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले राजा महाराजा ऐसे करके उनके आगे नाम के आगे लगते थे, हेरिडिटरी टाइटल्स को यहाँ पे एबॉलिश किया गया। दिस ऑल कम्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा, मेन फोकस हमारा रहेगा, वो रहेगा राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19। एंड अब हम आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में जो पहला है डैट इज प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। आर्टिकल 19 हमें 6 राइट देता है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 जो राइट्स देता है वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स के लिए है, और एक तो सिटीजन्स के लिए है और एक शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी ये राइट मिलता है। ये राइट फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये राइट लीगल कंपनीज एंड ऑल कॉरपोरेशन वगैरह उनके लिए नहीं है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो ये 6 राइट्स जो प्रोवाइड करता है, ये अगेंस्ट द स्टेट एक्शन है। दीज राइट्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल, स्टेट एक्शन ओनली, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। तो ये पार्ट शुरू करने से पहले, आर्टिकल 19 शुरू करने से पहले हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, ये जो राइट्स हैं ये सिटीजन्स के लिए या शेयर होल्डर किसी भी कंपनी के उनके लिए हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़, ये राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, बाकी ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हमें राइट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट एक्शन के अगेंस्ट हमें दिए गए हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 में कौन से 6 राइट्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, कि हर किसी को, हर सिटीजन को ये
फ्रीडम है कि वो अपने पॉइंट्स को वो बोल सके, अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सके, वो असेंबल हो सके पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए एंड पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया है। सेकंड, फोर्थ, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। जो इंडिया के अंदर कोई भी टेरिटरी है उसमें कोई भी पर्सन फ्रीली मूव कर सकता है। सेकंड, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो सिटीजन है वो कहीं पे भी टेम्परेरी या परमानेंट सेटल हो सकता है किसी भी पार्ट में इन विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कि कोई भी व्यक्ति, इट मीन्स कोई भी इन द सेंस सिटीजन जिसको ये राइट मिले हुए हैं, वो किसी भी तरीके का प्रोफेशन कर सकता है, व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। बट ये राइट मिलने के साथ साथ इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि स्टेट ऊपर लगा सकती है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। जो ग्राउंड्स मेंशन है अंडर द आर्टिकल 19, सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट है उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे इन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एंड सेकंड पॉइंट, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन सबसे पहले ट्राइबल एरियाज़ वाला, ट्राइबल एरियाज़ में टेम्परेरी या परमानेंट नहीं जा सकते। सेकंड एक्सेप्शन जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि हर किसी को राइट नहीं है कि वो घूम सके। हमने कहा सिटीजन्स, बट सिटीजन्स में भी जैसे प्रोस्टिट्यूट्स हो गए या ऐसे पर्सन जिनको एड्स है, तो वो जो डिजीज़ है उसको फैला ना पाए, इस वजह से उन्हें फ्रीली राइट नहीं है, उन पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ओरिजिनली अंडर द आर्टिकल 1977 राइट्स हुआ करते थे। एक राइट हमारा राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी भी था, जिसको डिलीट कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अब जो 6 राइट है, दिस 6 राइट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। सिर्फ स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। और ये राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी के लिए अवेलेबल है, बाकी फॉरनर्स वगैरह पे ये राइट नहीं है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, स्टेट लगा सकती है जो ग्राउंड मेंशन किए गए हैं अंडर द आर्टिकल 19 उन ग्राउंड्स के बेसिस पे। अब वन बाय वन जो राइट्स हमें मिले हैं अंडर द आर्टिकल 19 वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी सिटीजन, एवरी सिटीजन, हर सिटीजन को एक्सप्रेस करने का अपने व्यूज़ को, कि वो क्या सोचता है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का, अपनी ओपिनियन रखने का, बिलीव्स एंड कन्विक्शन फ्रीली उसको एक्सप्रेस करने का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास फ्रीडम है। वह एक्सप्रेशन हो सकता है वो बोल के करें, बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग की फॉर्म में करें, वो कुछ लिखे, प्रिंट करे, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर, या किसी और दूसरे तरीके से वो अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियंस, अपनी कन्विक्शंस, अपने बिलीव्स अगर एक्सप्रेस करना चाहता है सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की। पहला, राइट टू प्रोपोगेट वन व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ अदर, कि कोई पर्सन अपने व्यूज़ बताना चाहता है या किसी दूसरे के व्यूज़ को प्रोपोगेट करना चाहता है, ट्रांसफर एक तरह से फैलाना चाहता है, तो वो फैला सकता है। सेकंड, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम। थर्ड, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकता है। राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। उसके बाद राइट टू टेलीकास्ट, गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया चाहे मतलब उसको उसके पास भी यह हक है राइट टू स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। राइट अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम बंद बोलते हैं। राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम है साइलेंस की। फ्रीडम, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर एंड राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग। इट मीन्स कि धरना वगैरह देने इसका भी राइट है, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक नहीं कर सकते आप, बट आप धरना प्रदर्शन वगैरह कर सकते हो। इसमें स्टेट ने कुछ ग्राउंड्स डिसाइड किए हैं। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो फर्स्ट हमारा राइट आता है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19, उस पर स्टेट ने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द ग्राउंड्स
कौन कौन से ग्राउंड्स है इसके लिए मेंशन, किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो फर्स्ट आ जाएगा सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सेकंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जब स्टेट की सिक्योरिटी की बात हो, जब इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी की बात हो, जब फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट में ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो, कुछ भी एक्सप्रेस कर दो, डिफेम करना, किसी को डिफेम नहीं कर सकते, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को भड़का नहीं सकते कि वो कोई ऑफेंस कर दें। ओके, सो दीज आर द ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे स्टेट को ये राइट है कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दें ऑन द राइट टू स्पीच एंड द एक्सप्रेशन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा जो देखा जो क्वेश्चन वो यही है, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वेयर इट कम्स अंडर द आर्टिकल 19, और 19 में भी जो फर्स्ट राइट हमें दिया हुआ है, राइट टू स्पीच एंड द एक्सप्रेशन, उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड द इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। नाउ सेकेंड राइट की तरफ हम आते हैं जो आर्टिकल 19 हमें देता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हर सिटीजन को यह हक है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं और उनके पास किसी भी तरह के हथियार नहीं होने चाहिए। ये जो असेंबली है रिगार्डिंग पब्लिक मीटिंग भी हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक प्रोसेशन हो सकता है, पब्लिक मीटिंग हो रही हो या धरना हो रहे हो या कोई और चीज़ जहाँ पे मतलब वो असेंबल हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों को मिलना है, तो ये अलाउड है, बट वो पीसफुली होना चाहिए एंड अनआर्म्ड होना चाहिए। ये इस फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज किया जा सकता है ऑन द पब्लिक लैंड। ये नहीं है कि आप किसी के भी प्राइवेट एरिया में घुस के आप असेंबली फॉर्म कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ असेंबली है। उसके बाद ये असेंबली पीसफुली अनार्म्ड होनी चाहिए। ये प्रोविज़न ऐसी असेंबलीज़ को इंक्लूड नहीं करता जिनकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं। उसके बाद पब्लिक पीस में हानि हो सकती है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है, या ऐसी असेंबलीज जिनमें आर्म इन्वॉल्व है या दंगे भड़क रही है, भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है असेंबली में, जिसकी वजह से सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे खतरा हो सकता है। इस तरह की असेंबलीज़ को इस प्रोविज़न में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इस प्रोविज़न में सिर्फ और सिर्फ पीसफुल एंड अनार्म्ड असेंबलीज ही इन्वॉल्व हैं। यह राइट टू स्ट्राइक का राइट नहीं देता। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। और जो स्टेट है वो इस राइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं ऑन सम रीजन, और उन रीजन्स के जो ग्राउंड है वो मेंशन किए हुए हैं। वो ग्राउंड्स कौन कौन से हो जाएंगे, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, कि आप ट्रैफिक नहीं रोक सकते, ट्रैफिक के मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक रोक लिया है उस असेंबली ने तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन रखना है। अगर मेंटेन नहीं रख पा रहे तो जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अंडर द सेक्शन 144 सेक्शन के अंडर कोई भी ऐसी मीटिंग होती है, कोई भी ऐसी असेंबली है जिसमें कि उस मीटिंग की वजह से, उस असेंबली की वजह से रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट हो सकती है, ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, ह्यूमन हेल्थ को डेंजर है, जो पीस है पब्लिक की वो डिस्टर्ब हो रही है, दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी असेंबलीज़ पे जो मजिस्ट्रेट हैं वो रिस्ट्रेन कर सकता है ऐसी असेंबलीज़ को अंडर द सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अंडर द सेक्शन 144 हमारा इंडियन पिनल कोड ये बोलता है दैट असेंबली ऑफ 5 और मोर देन 5, कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर असेंबल हो रहे हैं तो उनको अनलॉफुल बोल दिया जाएगा। कब? जब वो या तो किसी रजिस्ट कर रहे हो, किसी एग्जीक्यूशन के लॉ को फॉलो ना कर रहे हो, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, या फोर्सफुली किसी की ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हो, या कोई क्राइम करने की सोच रहे हो, या किसी को फोर्स कर रहे हो क्राइम करने के लिए, या किसी गवर्नमेंट को या ऑफिशियल्स को वो धमका रहे हो जब वो अपना काम कर रहा हो ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर। इन केसों में 5 या 5 से ज़्यादा की असेंबली है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग आए हैं ये करने के लिए, तो उन पे अंडर सेक्शन 141 आईपीसी की धारा 141 लग सकती है। एंड दिस इज़ वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट धारा है, इसमें डायरेक्ट अरेस्ट होता है जो इंसान है। अगर 5 से कम आया तो फिर उस पर उसको ही दूसरा सेक्शन लगेगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एवरी सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स को ये राइट है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं, और इस राइट के अंतर्गत वो पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन एंड एनीबडी ऑफ द पर्सन वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्म करने के बाद वो हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी बना ले, हो सकता है कंपनी बना ले, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म बना ले। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंक्लूड नहीं है कि एसोसिएशन फॉर्म करना है, बस वहाँ तक। आप चाहें तो उसके साथ कंटिन्यू भी रह सकते हो उस एसोसिएशन और यूनियन के साथ, लेकिन ये इस चीज़ को कवर नहीं करता। इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन, कि आप मतलब कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी एसोसिएशन को, किसी यूनियन को बोल दिया है कि ये इलीगल है अंडर द गवर्नमेंट, उस इलीगल एसोसिएशन के साथ आप नहीं जुड़ सकते, वो इलीगल माना जाएगा, फिर वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं माना जाएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स एंड दैट ग्राउंड्स आर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, और इन रिस्ट्रिक्शंस के चलते द सिटीजन्स हैव कंप्लीट लिबर्टी, की पूरी लिबर्टी टू फॉर्म द एसोसिएशन और यूनियन फॉर परसुइंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड द पर्पसेस, कि पूरी है आज़ादी, बट इतना है आज़ादी कि वो अपने स्तर पे करें, बट किसी भी इलीगल एसोसिएशन के साथ जुड़े नहीं। हाउएवर द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एसोसिएशन, इट मीन्स एसोसिएशन फॉर्म करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना, कंपनीज बनाना, ये फंडामेंटल राइट है कि आप बना सकते हो, ये राइट आपको दिया जाता है। बट जो उन्होंने बनाया है, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, या किसी ने कंपनी बनाई है, किसी ने कुछ और एसोसिएशन फॉर्म करके ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का नाम कुछ भी है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। रिकॉग्नाइज करना फंडामेंटल राइट नहीं आएगा इसमें, लेकिन हाँ, एसोसिएशन फॉर्म करने की फ्रीडम देना इज़ अ फंडामेंटल राइट। दैट्स वाई हियर इट इज़ रिटन, however the right to obtain recognition of the association is not a fundamental right। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ट्रेड यूनियन मान लो एक कंपनी है, कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं, और वो जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, तो वो कंपनी को धमकी नहीं दे सकते। धमकी मतलब इस तरह से स्ट्राइक नहीं कर सकते कि वो धमकी दे रहे हैं फिर धरने पे बैठ रहे हैं। अगर उन्हें स्ट्राइक करने का हक है, और उस स्ट्राइक को कंट्रोल किया जाएगा बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर रहते रहते वो स्ट्राइक कर सकते हैं, बट किसी को डरा नहीं सकते, किसी को धमका नहीं सकते स्ट्राइक के चलते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हर सिटीज़न को यह हक है कि वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा सकता है, विद इन अ स्टेट्स भी घूम सकता है। और ये जो राइट था ये क्यों दिया गया था, ताकि जो इंडिया की यूनिट्स हैं, इतनी सारी जो स्टेट्स हैं, उनको आपस में जोड़ा जा सके। और आपस में वो जब भी जुड़ेंगी जब उन्हें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगी, लोगों को कल्चरल अवेयरनेस होगी। कोई दिल्ली में रह रहा है, उसे दिल्ली की नॉलेज है, फिर वो बिहार भी जा सकता है, बिहार की नॉलेज उसे मिलेगी, फिर वो साउथ, वो जहाँ पे भी जाना चाहे वहाँ पे जा सकता है। और इसको रखा इसलिए गया था कि टू प्रमोट द नेशनल फीलिंग, ताकि एक भारतीयता, एक नेशनल फीलिंग अंदर से आए, कोई भी अपने आप को अलग अलग स्टेट का ना समझे, एंड नॉट पैरोकियालिज्म, कि वो इतना ही ना हो कि सिर्फ और सिर्फ अपने रीजनल तक रह जाएं, सिर्फ रीजनल को ही समझ पाए और बाकी दूसरी स्टेट्स को ना समझ पाएँ। उसके बाद टू ग्रुप्स ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, एक वो जिसमें जो जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो है। इसका मतलब यहाँ से कोई चला गया, एक दिल्ली से कोई मुंबई में चला गया, या गुजरात में चला गया, और वहाँ पे वो वहाँ के लोगों की पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर उसे अलाउड नहीं है कि वो कहीं पे भी घूम रहे हैं। एंड सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, हमने कहा कि घूमने की आज़ादी है, बट उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें कि शेड्यूल्ड ट्राइब में घूमने की आज़ादी नहीं है। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि उनके कल्चर को, उनके कस्टम को, उनकी लैंग्वेज को, इवन उस लैंड को, उनको एक्सप्लॉइटेशन से कंजर्व किया जा सके। इसलिए कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शंस जनरल पब्लिक के ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा
जिसका ग्राउंड रखा जाएगा पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मॉरल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेटेड द रिस्ट्रिक्शंस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो पेशेंट, जो पर्सनस एड्स से अफेक्टेड हैं, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। देयरफॉर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ टू डायमेंशन। फ्रीडम ऑफ मोमेंटम के दो डायमेंशन है। एक है कि आप स्टेट टू स्टेट घूम रहे हो, स्टेट के अंदर घूम रहे हो, इट मीन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। इसका मतलब क्या है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इससे बाहर ही निकल रहे हैं। अगर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू द इंटरनल मूवमेंट। और कुछ लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर घूमना चाहते हैं, तो उनके पास है फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी है, लिबर्टी की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, तो वो बाहर जा सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में नहीं आता, ये आर्टिकल 21 में आता है। देन फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। रेजिडेंस की फ्रीडम है, कोई भी कहीं भी टेम्परेरी या रिसाइड कर कोई भी कहीं, किसी को भी, हर सिटीजन को ये राइट है कि वो रिसाइड कर सके, टेम्परेरी किसी को रहना है तो रह सके, और वहाँ रहना ही अगर वो चाहता है तो उसको रहने दिया जाए। इसमें दो पार्ट्स आ जाएंगे, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कि किसी टेम्परेरी वो किसी कंट्री के किसी भाग में वो रह रहे हैं, और सेकेंड राइट टू सेटल, किसी भी प्लेस पे वो सेटल हो सकते हैं। इस राइट को क्यों लाया गया? दिस राइट इज इंटेंटेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स। इंटरनल बैरियर्स को ख़त्म किया जा सके जो कि अलग अलग पार्ट अलग अलग स्टेट्स में है, टू प्रमोट द नेशनलिज्म प्रमोट हो सके, एंड अवॉइड्स नैरो माइंडेडनेस वाले पीपल को अवॉइड किया जा सके। स्टेट इस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सेम इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, सेम एज राइट टू फ्रीडम, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। द राइट ऑफ आउटसाइडर्स, कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि आउटसाइडर्स के, सी एवरी सिटीजन इज अलाउड कि वो कहीं पे भी घूमे, कहीं पे भी टेम्परेरी रहे, परमानेंट रहे विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। बट कुछ एरिया ऐसे है जिसमें गवर्नमेंट चाह के भी उनको एंट्री नहीं दे सकती, अदरवाइज वहाँ पे जो कम्युनिटी रह रही है, जो शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनका खुद का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी राइट इन अकॉर्डेंस विद देयर कस्टमरी रूल्स एंड द लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एरियाज को बैन कर दिया फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन्स लाइक प्रोस्टिट्यूट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। फ्रॉम द अबव दैट इज क्लियर कि राइट टू रेजिडेंस एंड द राइट टू मूवमेंट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का प्रोफेशन चुन सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। लेकिन ये जो राइट है, ये एक वाइड इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग। इसमें सारी अर्निंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आ जाती है कि कोई पर्सन चाहे तो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगेन कुछ स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, कि जो भी आप कर रहे हो उससे जनरल पब्लिक की शांति में भंग नहीं होना चाहिए। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू, स्टेट को ये पावर दी जाती है कि स्टेट कुछ क्वालिफिकेशंस निकाल सकती हैं जो नेसेसरी हैं फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। बी क्या बोलता है कि क्या पावर दी गई है स्टेट को, कैरी आउट बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, की जो स्टेट है वो खुद से भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस में जा सकती है, चाहे वो लोगों को अपॉइंट करे या ना करे, वो उसका राइट है। उसके अगेंस्ट जो, इट मीन्स सरकार किसी चीज़ की मोनोपोली ले सकती है विदाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस। No objection can be made when the state carries on a trade, business, industry or service either as a monopoly, कि अगर स्टेट कुछ मोनोपोली कर रही है जिसमें सिटीजन्स को नहीं लिया जा रहा और या कॉम्पीट कर रही है सिटीजन्स के साथ, उस केस में किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता। और इस राइट में ये नहीं है कि प्रोफेशन का राइट दे दिया तो आप वुमेन की ट्रैफिकिंग करने लग जाओ, आप चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग करने लग जाओ। नहीं, जो इलीगल चीज़ें हैं वो इलीगली रहेगी, वो इस राइट में नहीं आएगी। दैट्स वाई हियर इट इज़ रिटन द राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज़ इमोरल, कि जो इमोरल हो। इसमें क्या आ जाएगा, ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड चिल्ड्रन और डेंजर, हार्मफुल ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव। अगर ड्रग्स से रिलेटेड किसी को कुछ खोलना है या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं
जिनसे रिलेटेड उन्हें कुछ करना है, लेकिन फिर जो स्टेट है वो डायरेक्ट परमिशन नहीं देगी, लेकिन वो लाइसेंस अलाउ कर सकते हैं कि ओके आपको ये लाइसेंस दिया जा सकता है कि आप ये पर्टिकुलर ट्रेड या वगैरह कर सकते हैं।